नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 में अभी तक की हर अहम खबर लेकर हम हाजिर हैं। आज हम करने जा रहे हैं कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी के वारिस सब्जार बट के खात्मे से जुड़ा एक अहम खुलासा। आज तक को मिले एक वीडियो को देखकर आप घाटी की सच्चाई और हकीकत देखकर दंग रह जाएंगे। देखिए, त्राल में पिछले दिनों हुए एक अधूरे एनकाउंटर का पूरा सच। कैसे ये एनकाउंटर हुआ, क्या ये एनकाउंटर था, किस तरह से आतंकवादी घाटी में अपने पैर पसार रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान घाटी में आतंकवादियों को भेज रहा है, सीमा पार से वो उन आतंकवादियों को हमारे यहाँ भेजकर आतंक फैला रहा है, हमारी सेना हमारे सैनिकों पर हमले करवा रहा है। लेकिन आज तक ने यह भी खुलासा किया कि किस तरह से पाकिस्तानी फंडिंग से हुर्रियत कश्मीर के बच्चों से पत्थर तक फेंकवाता है हमारी सेना पर, हमारे सैनिकों पर। तो ये खबर, ये खुलासा, अहम खुलासा हम जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, बाबरी केस में 25 साल बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 12 लोगों पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इन नेताओं पर आरोप तय कर दिए हैं। सियासत के इन दिग्गजों का सबसे बड़ा मुकदमा जिंदगी के इस मोड़ पर भारी पड़ गया। 25 साल पुराने बाबरी केस में आज लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। इसमें बीजेपी की त्रिमूर्ति में शामिल लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी हैं, तो मोदी की मंत्री उमा भारती भी। विनय कटियार और भगवा ब्रिगेड के बड़े चेहरे रामविलास वेदांती, साध्वी रितंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास समेत कुल 12 लोग हैं। लखनऊ कोर्ट ने इन सभी पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय कर दिया है। हालांकि इससे पहले आडवाणी ने कोर्ट में बाकायदा लिख कर दिया कि मैं आरोपों से इनकार करता हूं। करीब 5 मिनट तक चिंतन मनन के बाद आडवाणी ने ये लाइनें लिखी और कोर्ट ने आरोप खारिज करने की अपील को ही खारिज कर दिया। डिस्चार्ज एप्लीकेशन को कोर्ट ने नहीं माना और कोर्ट ने हमारी ये याचना की हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है, इसको कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए हम पे चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। इन 12 दिग्गजों पर आरोप तय होने के बाद सियासत में बड़ी हलचल मचना भी तय है। मामले में आरोपी यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी बनाए गए थे, लेकिन राजस्थान के राज्यपाल के संवैधानिक पद पर बैठे होने की वजह से उन पर मुकदमा चलाने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है और आरोप तय होने के बाद उमा भारती के इस्तीफे की मांग भी बढ़ सकती है और आडवाणी के बचे खुचे सियासी करियर पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जब आज अदालत में थे तो वो काफी आक्रोशित थे और उन्होंने पहले इस मामले को मानने से ही इनकार कर दिया। तकरीबन 5 मिनट तक वो इस पर दस्तखत करने से मना करते रहे, लेकिन जब आडवाणी ने इस पर दस्तखत किया तो उस पर उन्होंने लिखा कि मैं इन तमाम आरोपों से इनकार करता हूं। अब आने वाले दिनों में डे टू डे बेसिस पर मुकदमा चलेगा। अब देखना यह है कि आखिरी फैसला कब तक आता है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और आइए अब हम आपके सामने वो खुलासा करें कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी के वारिस सब्जार बट के खात्मे से जुड़ा ये अहम खुलासा। गौर से देखिए इस वीडियो को। लोगों की भारी भीड़ के बीच आर्मी यूनिफॉर्म में हल्की दाढ़ी वाला एक युवक दिख रहा है। ये युवक कोई और नहीं बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी है, जिसकी पहचान आदिल के रूप में है। इस वीडियो में स्थानीय लोगों की भीड़ आदिल को रेस्क्यू करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार देर शाम जवानों ने त्राल के सतसुना गांव में हिजबुल कमांडर सब्जार भट्ट समेत 3 आतंकवादियों की घेराबंदी की थी। 18 घंटे की भारी गोलीबारी के बाद सुरक्षा बल के जवान बिल्डिंग को उड़ाकर इस घर में पहुंचे थे, जहां 3 आतंकवादी छिपे थे। सेना के जवान जब कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें सब्जार, उसके साथी का शव मिला था। जवानों ने तीसरे आतंकी को फरार समझकर ऑपरेशन खत्म कर दिया, लेकिन बताया जाता है कि यहां जवानों ने चूक कर दी। आदिल नाम का तीसरा आतंकी उसी जगह जिंदा ही था, जिसे स्थानीय लोगों की भीड़ ने बचा लिया। ये उसी का वीडियो है।
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह नारे लगा रही थी। उग्र भीड़ के साथ मौके का फायदा उठाकर हिजबुल आतंकी बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है। गौरतलब है कि जब एनकाउंटर चल रहा था तभी बड़ी तादाद में स्थानीय लोग जुटकर पत्थरबाजी करने लगे थे। माना जा रहा है कि उग्र भीड़ की वजह से ही सुरक्षा बल के जवानों ने ठीक से बिल्डिंग की कॉम्बिंग नहीं की थी। 2 आतंकवादियों का शव देखकर उन्होंने एनकाउंटर खत्म समझ लिया और एक आतंकी गिरफ्त से फिसल गया। ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह स्थानीय लोग आतंकवादियों के लिए ढाल बन रहे हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। गौरक्षा के नाम पर दक्षिण से शुरू हुआ संग्राम उत्तर भारत तक पहुंच गया है। कन्नूर में बीफ पार्टी के विरोध में आज दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो बीजेपी और गैर बीजेपी राजनीति भी लामबंद हो गई। केरल के गोवध कांड की आग राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। पुलिस की वाटर कैनन इस आग को ठंडा करने की मशक्कत कर रही है, लेकिन बीजेपी यूथ विंग का ये हंगामा दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लंबे समय तक चलता रहा। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन किया है और आप देख सकते हैं पानी की बौछार के जरिए जो बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं उनको तितर बितर करने की कोशिश पुलिस ने यहां पर की है। गोवंश के लिए सरकार के नए कानून के खिलाफ कन्नूर में रविवार को हुई यूथ कांग्रेस की बीफ पार्टी के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और हंगामा चल रहा है। कहीं सीधा टकराव है तो कहीं दबाव की राजनीति। बेंगलोर में लेफ्ट और बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए। वडोदरा में हिंदू युवा वाहिनी ने कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी और पुतला जलाया। दूसरी ओर केरल के सीएम पी विजयन ने सभी बीजेपी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ लामबंद होने को कहा है। Nobody can dictate to anybody what they should eat and what they should not eat. I mean, it's not only Delhi, Nagpur, need not come from anywhere. What is this government doing? बीफ पार्टी का विरोध सड़क पर हो रहा है तो केंद्र के ताजा अध्यादेश के खिलाफ सियासत भी लामबंद हो रही है। আমার স্টেটে আমি কাকে দেবো কাকে দেবো না এগুলো স্টেট পর উই আর নাইদার অ্যাকসেপ্টিং or we are not bound to abide by these two rules because what is not constitutional. केंद्र के फैसले के खिलाफ मणिपुर में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और माना जा रहा है कि चौतरफा बने दबाव के बाद केंद्र सरकार इस मुद्दे पर थोड़ा झुक सकती है। सूत्रों के मुताबिक पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2017 में बदलाव किया जा सकता है। नए कानून के दायरे से भैंस को बाहर किया जा सकता है। अभी भेड़, बकरी, चिकन और सुअर ही नए कानून के दायरे से बाहर। नए नियम के तहत गाय, बैल, भैंस, ऊंट को मंडी से खरीदकर स्लॉटर हाउस नहीं भेजा जा सकता। सियासत और हंगामे के बीच गाय के नाम पर देश भर में ये गदर जारी है। आज तक ब्यूरो। बिहार में कौन फेल हुआ है, बच्चे या सिस्टम? बिहार में 12वीं की परीक्षा के नतीजों से यह सवाल खड़ा हुआ है क्योंकि नीतीश के राज में सिर्फ 36% बच्चे ही पास हो पाए हैं। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। बिहार ने पिछले साल पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस कहने वाली टॉपर देकर बदनामी मोल ली थी। बदनामी के दाग को धोने के लिए इस बार जब कदाचार मुक्त परीक्षा हुई तो नतीजे में बिहार की दागदार शिक्षा व्यवस्था का बदरंग चेहरा सामने आ गया। 12वीं की परीक्षा में सिर्फ 36% छात्र ही पास कर पाए, यानी 64% फेल हो गए। फेल होने वालों में विज्ञान से 69.52%, आर्ट्स से 61.87% और कॉमर्स से 25% छात्र शामिल हैं। इस वर्ष का पासिंग परसेंटेज अपेक्षाकृत पिछले वर्षों की तुलना में कम है, लेकिन यह खुशी की बात है कि पूरी तरह से स्वच्छ, कदाचार रहित माहौल में इस बार परीक्षा हुई है। सभी लोग बधाई के पात्र हैं।
अगर पिछले 2 साल से तुलना करें तो साइंस में 2015 में 89.32% और 2016 में 67.06% छात्र पास हुए थे। इस बार इसमें 30% से ज्यादा की गिरावट आई है। इसी तरह आर्ट्स में 2016 में 56.76% छात्र पास हुए, इस बार ये घटकर 37.13% पहुंच गया। नाकामी की सुनामी के बीच कहीं कहीं खुशियों का समंदर भी उमड़ रहा है। 81.6% के साथ कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप करने वाले प्रियांशु जायसवाल के घर जश्न मन रहा है। ये बताइए कि आपने टॉप किया, आपको इसकी उम्मीद थी कि आप टॉप करेंगे? नहीं, मुझे इसकी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन इतनी उम्मीद थी कि 400 से तो ऊपर हर हालात में लाना है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं टॉप कर जाऊंगा। मुझे मालूम था कि किसी से 400 से ऊपर लाऊंगा तो टॉप 10 तक तो आ ही सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं टॉप कर जाऊंगा। जमुई की खुशबू कुमारी अव्वल आई हैं। साइंस स्ट्रीम में 86.2% अंक लाकर वो टॉपर बनी। 82.6% अंकों के साथ समस्तीपुर के गणेश कुमार 8 से टॉपर रहे। कदाचार करके परीक्षा पास करने को लेकर बिहार बोर्ड हमेशा से ही बदनाम रहा है और जिस तरीके से आज तक ने पिछले साल टॉपर्स घोटाले का पर्दाफाश किया था, तो उसका नतीजा ये रहा कि इस साल बिहार बोर्ड ने काफी सख्त कदम उठाए, जिसकी वजह से 64% बच्चे फेल हो गए। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। दिल्ली में एक आईएएस अपनी पहली ज्वाइनिंग से पहले ही समा गया मौत के मुंह में। नई ज्वाइनिंग पर निकलने से पहले सभी आईएएस एक पार्टी कर रहे थे, लेकिन उस पार्टी में एक जानलेवा हादसा हो गया। स्विमिंग पूल में डूब गया एक युवा आईएएस। मुस्कुराता चेहरा, युवा जोश और देश का सबसे ऊंचा आईएएस का ओहदा, लेकिन दुनिया मुट्ठी में करने के इरादे रखने वाला ये युवा आईएएस अब इस दुनिया में नहीं है और पत्नी समेत पूरा परिवार सदमे में है। परिवार को इंतजार था कि कल इनका बेटा अपनी पहली पोस्टिंग पर जाने वाला है। सोनीपत के रहने वाले 30 साल के आशीष दहिया को कल श्रीनगर में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर ज्वाइन करना था, लेकिन ज्वाइनिंग के 48 घंटे पहले दिल्ली में विदेश मंत्रालय के स्विमिंग पूल में डूबने से आशीष की मौत हो गई। यही वो स्विमिंग पूल है जहां सोमवार की रात करीब 12:30 बजे आशीष के बैचमेट विदाई पार्टी कर रहे थे, क्योंकि अगले ही रोज हर किसी को अपनी अपनी ज्वाइनिंग के लिए निकलना था। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक महिला साथी स्विमिंग पूल में गिर पड़ी, जिसे बचाने के लिए दूसरे साथियों के संग आईएएस आशीष दहिया भी पूल में कूदे। महिला साथी तो बच गई, लेकिन आशीष की जान चली गई। वो देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया यहाँ पे, जो इन्होंने उसमें तो यही बताया कि डेथ इज ड्यू टू ड्राउनिंग। उनके पेरेंट्स के सामने ही बताया है, उनका पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, अभी तो मौके पे दरियाफ्त करेंगे हम सारा। आशीष के एक साथी ने बताया कि हादसे वाले दिन वो उनसे मिलने भी वाला था। वो कल मुझसे मिलने आने वाले थे, कोई हमें एक फ्लैट लेना था आशीष के लिए, उसके लिए वो मिलने आना था उनको। तो उन्होंने मुझसे टाइम टेबल लिया था, भैया आप घर किस टाइम तक आ जाएंगे? तो मैंने उनको बताया था मैं 6 बजे तक आ जाऊँगा। फिर उनका 3:30 बजे व्हाट्सएप आया कि भैया मैं आज कहीं फंस गया हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। आशीष का पार्थिव शरीर सोनीपत में उनके पैतृक गांव खरखौदा पहुंचा तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार हैरान है कि अच्छा खासा तैराक उनका बेटा आखिर महज 10 फीट गहरे स्विमिंग पूल में कैसे डूब गया। स्विमिंग पूल में वो अपने नहाने धोने लगे थे, स्विमिंग कर रहे थे, तो हमें तो अभी यही पता चला है कि उनके लंग्स में पानी चला गया, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गए। ये बड़ा सवाल है जिसकी तफ्तीश अब पुलिस कर रही है कि आखिर कैसे हुआ यह हादसा, कैसे हुई 30 साल के एक होनहार आईएएस की मौत। सोनीपत से पवन के साथ चिराग गोठी और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। नोटबंदी के बाद बड़े नोटों के आने के बाद अब 1 रुपए के नए नोट सरकार जारी करेगी। नया नोट गुलाबी और हरे रंग का होगा। हालांकि नए नोट के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और जल्द ही बाजार में ये नोट आएगा। करीब 20 साल बाद 1 रुपए का नया नोट छपेगा।